तो दोस्तों डान डा डान का सीजन 2 कर्स्ड हाउस एंड द इविल आई आर्क रिलीज हो चुका है और आज मैं इस एनिमे के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीजन 1 का रिकैप दे देता हूँ। इस एनिमे में एलियंस और भूत दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए दो दोस्त टीम अप करते हैं। एक का नाम है मोमो और दूसरे का नाम है ओकारू। अपनी इस जर्नी के दौरान वो टर्बो ग्रेनी नाम के भूत और आयरी नाम की एक लड़की से मिलते हैं और साथ मिलकर सारी मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। फिर एक दिन मोमो का एक बचपन का दोस्त जिसका नाम जीजी है उससे मदद मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर में कोई भूत है। और फिर मोमो और ओकारून उसके घर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। मोमो थक जाती है और पब्लिक हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है, जहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। और इन्वेस्टिगेट करते वक्त ओकारून और जीजी को यहाँ एक सील कमरा मिलता है और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो चलिए अब हम अपनी सीजन 2 वाली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था। मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है, जहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग नॉर्मल कंडीशन में नहीं लग रहे थे। मोमो यहाँ उनसे बचने की कोशिश करने लगती है कि तभी हॉट स्प्रिंग की दीवारें एक एक करके गिरने लगती हैं, जिस वजह से मोमो बच जाती है। मोमो वहाँ हॉट स्प्रिंग में टर्बो ग्रैनी को नहाता देखती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे है, जिस पर वो बताती है कि जब मोमो सबके साथ मिलकर यहाँ आने के लिए पैकिंग कर रही थी तब वो चुपके से उसके बैग में घुस गई। मोमो को लगता है कि टर्बो ग्रैनी ने ही उसे बचाया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहाँ कॉमर्स चैम्बर के कुछ आदमी आ जाते हैं, जिन्हें देख ये सब वहां से भागने लगते हैं। इस सीन को देख हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने मोमो पर हमला किया था वो कीटो नाम की किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोमो इस हादसे के बाद जीजी के घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते पर वो टर्बो ग्रैनी से घर के बारे में पूछती है। जवाब में टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि उस घर में कुछ गड़बड़ है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें ओकारून और जीजी दिखाए जाते हैं, जो कि दीवार में हुए छेद से सील्ड कमरे को देख रहे होते हैं। ओकारून जीजी को उस कमरे में जाने से मना करता है कि जब तक मोमो नहीं आ जाती हम में से कोई उस कमरे में नहीं जाएगा। कि तभी इनके घर की डोर बेल रिंग होती है। ओकारून दरवाजा खोल कुछ अजीब औरतों को बाहर खड़ा देखता है। ये औरतें इस घर के अंदर आ जाती है और पार्टी करने लगती है, जिस पर जीजी कुछ नहीं कहता। तभी ओकारून कंफ्यूज हो जाता है और जीजी से पूछता है कि क्या वो इन औरतों को जानता है, जिस पर जीजी बताता है कि ये हमारा घर किराए का है और ये इसके ऑनर है। अब क्योंकि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, जिस वजह से वो इस जगह का रेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये औरतें जीजी को बिना किराए दिए इस घर में रहने देती हैं। ये औरतें भी कीटो फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनमें से एक औरत जीजी से पूछती है कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था, जिस पर वो बताता है कि ओकारून उसका घर देखना चाहता था, इसलिए वो अपने इस दोस्त को पिकअप करने के लिए गया था। इस बात को सुन ये औरतें जीजी पर शक करने लगती है और उससे पूछती है कि कहीं वो किसी भूत भगाने वाली औरत को तो यहाँ नहीं लाया, जिस पर जीजी मना कर देता है। ये सारी औरतें एक एक करके जीजी पर चिल्लाने लगती हैं कि तुम जानते हो ना कि इस घर में कोई भूत नहीं है, जिस पर जीजी हाँ में जवाब देता है। तभी एक औरत अपनी बंदूक निकालकर उसे डराने लगती है कि तभी एक पुलिस वाला वहां आ जाता है और वो उसके हाथ में गन देखकर कुछ नहीं कहता। तभी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने मोमो पर हमला किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पुलिस वाला कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ है, जिसने इन आदमियों को उन यूनिफॉर्म वाले लड़कों से बचाया था। इनमें से एक जीजी से वही सवाल करता है कि वो इतने दिन कहाँ गायब था। जीजी उसे भी वही जवाब देता है, जिसे सुन वो जीजी को डराने लगता है और कहता है कि उसे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। अब क्योंकि जीजी ओकारून को अपना बेस्ट फ्रेंड बताता है, जिसे सुन वो आदमी ओकारून से जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम पूछता है। ओकारून घबरा जाता है और एक रैंडम टीम का नाम ले लेता है, जो कि सही जवाब निकलता है और फिर मामला ठंडा होने लगता है। कि तभी अचानक एक औरत जीजी से उसके एक और दोस्त के बारे में पूछती है, जो कि एक लड़की है, जिस पर जीजी मना कर देता है कि वो किसी भी लड़की को यहाँ नहीं लाया है। लेकिन तभी उसका झूठ यहाँ पकड़ा जाता है। फिर सीन कट हो जाता है और हमें मोमो दिखाई जाती है, जो कि एक श्राइन को विजिट करने आई थी। मोमो यहाँ श्राइन के एक पुजारी से मिलती है, जो कि उसे श्राइन के अंदर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग कुरागारी नाम के एक सांप की वर्शिप करते हैं और उसे काफी ज्यादा मानते हैं, और श्राइन उसी सांप की वर्शिप करने के लिए बनाई गई है, जहाँ श्राइन के अंदर सांप की खाल भी रखी हुई होती है। मोमो उस पुजारी से और मालूमात लेने लगती है। माना जाता है कि ये सांप वोल्केनो के अंदर रहता है और जब भी इसे भूख लगेगी तो ये वोल्केनो फट जाएगा। इस सांप की भूख को खत्म करने के लिए यहाँ के लोग हर साल एक बच्चे की बलि देते थे, ताकि वो इस सांप की भूख को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। श्राइन से निकलने के बाद मोमो वापस जीजी के घर आ जाती है, जहाँ वो कीटो फैमिली के लोगों को देखती है, जिनकी वजह से ओकारून और जीजी बेहोश पड़े हैं। मोमो यहाँ अपनी साइकिक पावर्स की मदद से इन लोगों से लड़ती है, जो कि इन लोगों को अकेले ही काफी अच्छी टक्कर देती है। लेकिन तभी इनकी लीडर मोमो को एक जोरदार मुक्का मारती है और मोमो सील्ड कमरे में जा गिरती है। कीटो फैमिली की लीडर उन्हें बताती है कि उसकी फैमिली 200 सालों से बच्चों की बलि देकर इस जगह को बचाती आ रहे हैं, और ये सारे सैक्रिफाइस जीजी के घर में ही होते आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ जीजी का घर बना हुआ है वहीं पहले ऑल्टर हुआ करता था, जहाँ बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था। हर साल वो ये घर किसी भी फैमिली को रेंट कर देते थे और उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया करते थे। अब सांप की भूख को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें 3 लोगों की बलि देनी होती है। जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, जिस वजह से वो जीजी को सैक्रिफाइस नहीं करते, लेकिन अब उन्हें 3 लोग सैक्रिफाइस
करने के लिए मिल गए हैं, जो कि हैं ओकारून, जीजी और मोमो। फिर तभी ये कमरा बड़ा होने लगता है और अचानक यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बनने लगता है, जिस पर मोमो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो निकल नहीं पाती। कि तभी जीजी और ओकारून को होश आ जाता है और वो मोमो को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं और कीटो फैमिली इन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसी हड़बड़ी में सारे लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे के अंदर बहुत सारे टूटे हुए घर भी मौजूद होते हैं। मोमो और ओकारून उन्हीं में से एक घर पर गिरते हैं, लेकिन जीजी सीधा सांप की बॉडी पर जा गिरता है और तभी ये सांप जाग जाता है। कीटो फैमिली के लोग सांप को देखकर अजीब से पोज मारने लगते हैं ताकि वो सांप इन्हें ना खाए। मोमो, ओकारून और जीजी इस सांप को देख शॉक हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये कोई सांप नहीं बल्कि एक अर्थवर्म है, यानी एक कीड़ा। लेकिन कीटो फैमिली उसे एक लेजेंडरी सांप समझकर उसे खुश करने के लिए रिचुअल और डांस करने लगते हैं। कि तभी वो कीड़ा पूरी कीटो फैमिली को एक साथ खा जाता है। ये तीनों डर के मारे घर के अंदर आ जाते हैं। घर में आने के बाद मोमो और ओकारून को कुछ होने लगता है और ओकारून टर्बो ग्रैनी का रूप लेकर जीजी पर हमला कर देता है और ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है। फिर सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां ओकारून आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और खुद को काफी जख्मी भी कर लेता है और एक पॉइंट पर अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। कि तभी जीजी उसे रोक लेता है। इन लोगों की आवाज सुनकर कीड़ा इन पर हमला कर देता है, लेकिन जीजी यहाँ सबको बचा लेता है। ओकारून वापस अपनी जान लेने की कोशिश करता है, जिसे देख जीजी को उसका पास्ट याद आने लगता है कि उसके पेरेंट्स भी इसी तरह अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। जीजी ओकारून को रोकने लगता है कि तभी मोमो भी अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे रोक लेती है और ये दोनों ओकारून और मोमो के हाथ बांध देते हैं। टर्बो ग्रैनी जीजी को एक्सप्लेन करती है कि ये सब कुछ इस कीड़े की वजह से हो रहा है। इस कीड़े के पास कुछ साइकिक पावर्स है, जो कि सामने वाले को सुसाइड करने पर मजबूर करती है, लेकिन किसी वजह से शक्ति जीजी पर काम नहीं कर रही। मोमो या फिर अपनी साइकिक पावर्स की मदद से अपनी जान लेने की कोशिश करती है कि तभी जीजी उसे रोक लेता है और इन सब में जीजी काफी जख्मी हो जाता है। कि तभी जीजी नोटिस करता है कि कीड़े ने इन्हें देख लिया है और वो इन पर हमला कर देता है। जीजी इन तीनों को लेकर वहां से भागने लगता है और घर से बाहर आ जाता है, लेकिन कीड़ा इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और इन पर हमला करने ही वाला होता है। कि तभी एक अजीब सा भूत इनके सामने आ जाता है और उसके आते ही ओकारून और मोमो ठीक हो जाते हैं। टर्बो ग्रैनी इस भूत को जानती थी और सबको उसकी आंखों में देखने से मना करती है। इस भूत का नाम कस्ट है और इसके पास भी वही शक्ति है जो कि उस कीड़े के पास है, यानी अगर कोई उसकी आंखों में देखेगा तो वो सुसाइड करने की कोशिश करने लगेगा। अब कस्ट आई की पावर्स की वजह से यहाँ इस कीड़े की पावर्स काम करना बंद कर देती हैं, जिसे देख मोमो ओकारून को इन पर हमला कर देने के लिए कहती है। ओकारून यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस कीड़े के सर को काट देता है, लेकिन उस कीड़े का सर वापस रिजनरेट हो जाता है। ये देख मोमो और जीजी वहां से भागने लगते हैं। कि तभी जीजी कस्ट आई की आंखों में देख लेता है और जीजी को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कस्ट आई एक छोटा सा बच्चा था, जिसे यहाँ के लोग उस सांप की भूख को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी बलि देने लगते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। बच्चे को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन असलियत में वो एक भूत बन चुका है। कुछ वक्त गुजर जाता है और हमें एक 3 लोगों की फैमिली दिखाई जाती है, मियाँ, बीवी और उनका एक बेटा। इस फैमिली ने अपना घर वही बनाया था जहाँ इस बच्चे की बलि दी गई थी। एक दिन ये फैमिली डिनर कर रही होती है कि तभी इस फैमिली में मौजूद बच्चे को सेक्रीफाइस हुआ बच्चा नजर आता है, जिसे देख वो डर जाता है और अपने पेरेंट्स को देखने के लिए कहता है, लेकिन वो उन्हें नजर नहीं आता। कि तभी अचानक से दोनों मियाँ बीवी अपनी जान ले लेते हैं। फिर हर साल यहाँ एक नई फैमिली आती है, जिनमें सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, मियाँ, बीवी और उनका एक बेटा, और सिर्फ इनके बेटे को ही वो बच्चा नजर आता है। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है और वो डायरेक्शन में देखने लगते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, जिस वजह से इस बच्चे का नाम कस्ट आई पड़ता है। लेकिन सुसाइड करने वाले लोग उस कीड़े की शक्ति की वजह से सुसाइड करते हैं, यानी इन सब में कस्ट आई का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उस कीड़े का था जो कि इस घर के नीचे की जमीन के अंदर मौजूद था। कि तभी हमें कीटो फैमिली दिखाई जाती है, जो कि हर फैमिली में बचे हुए लोगों को सेक्रीफाइस कर देती है और हर सेक्रीफाइस के बाद वो पुराने घर को टुरवा कर नया घर बनवाते हैं और हर साल 3 लोगों की फैमिली को ये घर रेंट पर देते हैं, जिनमें से एक लड़का और उसके पेरेंट्स शामिल होते हैं। कस्ट हर फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भूत होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। ये सब करते करते 200 साल हो जाते हैं और अब इस घर में जीजी की फैमिली रहने लगती है। फिर सीन कट हो जाता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ मोमो जीजी को कस्ट आई से बचाने की कोशिश करती है। कि तभी जीजी मोमो को रोकने लगता है कि ये भूत एक अच्छा भूत है और हमारी साइड पर है और इसकी वो असली बॉडी इन्हीं घरों में से किसी एक में है और वो उस बॉडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मोमो को कुछ समझ नहीं आता तो वो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और ओकारून इस कीड़े से फाइट कर रहा होता है। जीजी एक घर में पहुंचता है, जहाँ वो कस्ट आई की लाश को एक पिलर से बंधा हुआ देखता है। टर्बो ग्रैनी उसे समझाने लगती है कि इस लाश के साथ कुछ मत करना। कि तभी इन दोनों को कीड़े की वजह से एक शॉक लगता है, जिस वजह से दोनों थोड़ी देर तक नहीं हिल पाते। कि तभी ये कीड़ा अपने मुंह से एक अजीब सा लिक्विड निकालने लगता है। लिक्विड इनके घर में आ जाता है, जिसे टच करने के बाद ये लोग चिपक जाते हैं। मोमो ओकारून को आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी पावर यूज करने की वजह से कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। ओकारून का कोई जवाब ना आने की वजह से मोमो यहाँ से खुद निकलने की कोशिश करती है। कि तभी जीजी को कुछ होने लगता है। जीजी को यहाँ कस्ट एक बच्चे के रूप में नजर आता है, जो कि उसको देख उससे कहता है कि वो मरने से पहले सिर्फ एक बार उसके साथ
खेलना चाहता है, जिसे सुन जीजी हाँ कर देता है। हाँ कहते ही कर्स्टाई जीजी को पजेस करने लगता है कि तभी वो कीड़ा वहां आ जाता है जो कि इन पर हमला करने ही वाला होता है, जहाँ जीजी इस कीड़े को एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि कर्स्टाई ने जीजी की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और अब वो सब इंसान को खत्म करने का कहकर मोमो पर हमला कर देता है। मोमो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है और जीजी को होश में आने के लिए कहती है, लेकिन कर्स्टाई कहता है कि अब ये बॉडी उसकी है और अब वो अपना और जितने भी लोगों को यहाँ सेक्रीफाइस किया गया है उन सब का बदला लेगा। कि तभी ये कीड़ा इन्हें अपनी पावर्स के जरिए पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्स्टाई यहाँ एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है, जिस वजह से मोमो और कर्स्टाई को कुछ नहीं होता। फिर कर्स्टाई और उस कीड़े के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ कर्स्टाई जीत रहा होता है और कीड़ा अपने आप को बचाने के लिए वहां से चला जाता है। मोमो ये सब देख काफी कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि जीजी की फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और कर्स्टाई को ऐसे ही किसी बंदे की बॉडी चाहिए थी। उसने जीजी की काइंडनेस का फायदा उठाकर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया और अब जीजी का उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। कर्स्टाई मोमो पर हमला कर देता है और उसे काफी जोरदार मुक्का मारता है, जिससे मोमो काफी दूर जाकर गिरती है। कि तभी ओकारून ट्रांसफॉर्म हुआ यहाँ जाता है और काफी बैडेस्ट तरीके में उससे कहता है कि मोमो को मुक्का मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब तो तू गया बेटे। और इसी शानदार डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।